तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। इसको सॉल्व करने के बाद हैंस लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में। तो करना ये है कि सबसे पहले आपको ये दोनों इक्वेशनों में से x और y की वैल्यू निकालनी है। जहां पर ये दोनों इक्वेशन मैच करती हो वो पॉइंट निकालना है, वो सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x y की वैल्यू निकालनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो x y की वैल्यू निकलने के बाद आप क्या करेंगे, ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखेंगे और ये करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे आपको मैंने बताया है, आपको इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी होगी। मैंने सेकंड इक्वेशन सेलेक्ट की, तो ये -4y इधर आके +4y और ये 2 इधर आके डिवाइड, और कोई भी चेंज नहीं है। इसके बाद मैंने क्या किया है, इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया है। तो x की जगह पर मैंने ये वैल्यू रख दी है, ब्रैकेट लगाया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ आप सोचेंगे सर एलसीएम वगैरह लेंगे, तो यहाँ बच गए आप एलसीएम लेने से, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। आप इसको इससे काट देंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ब्रैकेट भी खोल देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। तो 24 + 4y + 3y = 11, एकदम क्लीन इक्वेशन आ गई। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7y, और ये 24 इधर आके प्लस का, ये दोनों जोड़ा तो 35, 7 का डिवाइड किया तो 5। अब ये वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। मैंने फिलहाल ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 इसको मान के इसमें रख दिया है, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू ऑलरेडी सेपरेटेड है। इसमें रखेंगे तो सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जब मैंने इसमें रखी तो -24 4 × 5 है, y बराबर मैंने 5 रख दिया। 20 हो गया, 20 - 24 -4/2, और ये आ गया -2। x बराबर -2 आने के बाद, और ये आपके पास y बराबर 5, ये दोनों वैल्यू आने के बाद आपको बस इतना करना है। आपको एक इस तरीके से इक्वेशन दी हुई है, इसमें x और y की वैल्यू पुट करनी है। x बराबर -2, y बराबर 5, इसमें जब मैंने पुट की तो हुआ ये कि 5, 3 और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा जो कि था m। आपको मैं कुछ चीज बता देता हूँ, ये चीज आपको m एक इम्पॉर्टेंट है, इसको स्लोप बोलते हैं। आप क्लास 11th में इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा देते हैं पर समझाने का कोई मतलब नहीं है। चलिए तो इसको यही खत्म करते हैं, बस इतना समझ लीजिए। इक्वेशन दी है, x y की वैल्यू इसमें रखनी है। उसके बाद y बराबर m - 2 x की जगह पर, और -2 का m में मल्टीप्लाई तो -2m। अब ये माइनस का है तो क्यों ना मैं इसको पहले इधर ले आऊँ, तो -2m में इधर लाया तो +2m, और ये 5 में इधर ले आया तो 3 - 5 -2, 2 का 2 में डिवाइड किया तो -1 बचा, m बराबर -1। यही आपका आंसर हो गया। एक तरीके से इसको स्लोप बोलते हैं क्लास 11th में जब आप इसको पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ क्लियरली बोला गया है कि ये जो लीनियर इक्वेशन आप इन इक्वेशनों से बनाएंगे फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम दी है इसमें से जो आप लीनियर इक्वेशन बनाएंगे उसको आपको फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है ना। तो अगर वो जब बोले कि सब्स्टिट्यूशन से करना है तो करना है, वरना कभी नहीं बोलता एग्जाम में कि आप सब्स्टिट्यूशन से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, और बोला गया है 1 नंबर इज 3 टाइम टू द अदर, फाइंड देम। बहुत आराम से वो कह देते हैं, पर उसमें एक बात छुपी हुई है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर। जैसे एक बच्चा 30 साल का है और एक 15 साल का है, बोला गया उनका डिफरेंस, तो आप माइनस करते हैं। पर आपको यहाँ ये नहीं पता उन दोनों नंबरों में से बड़ा कौन सा, तो ये पहले से ही आपको डिसाइड करना होगा कि उन दोनों में से बड़ा कौन है। तो आप मान तो लेंगे 2 नंबर, लेट 2 नंबर इज x एंड y, तो आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि बड़ा कौन है, x इज ग्रेटर देन y या y इज ग्रेटर देन x।
मैंने यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y किया है, इसलिए केस फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट में x माइनस वाई 26 होगा। अगर मैं यहाँ पर ये मानता y इज ग्रेटर देन x तो यहाँ पर y माइनस एक्स इक्वल टू 26। ये नोट कर लीजिए इस बात को, नहीं तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को हल्के में लेंगे और आप हल्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये आ गई एक इक्वेशन। अब सेकंड में बात करते हैं, तो सीधा बोला गया है कि वन नंबर इज फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द सेकंड, ऐसे कुछ बोला होगा। नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो बड़ा है वो दूसरे के मुकाबले 3 गुना बड़ा है। तो जो बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा ये है छोटा ये है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई जब मैं छोटे में करूंगा तभी तो ये होगा। जैसे कि आपके पास एक 9 है एक 3 है, तो अगर आपको पता चल जाए कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो और बोल दिया कि ये 3 टाइम्स है इसका, तो 3 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तभी ये इक्वल होगा इसके। तो वही प्रोसेस मैंने इसमें लगा दिया। अगर यहाँ पर y बड़ा छोटा होता तो y इधर होता x इधर होता। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। अब आपके पास 2 इक्वेशन है रेडी हैं, अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़े आराम से बड़े प्यार से लगा सकते हैं। इन दोनों इक्वेशनों में से कोई एक इक्वेशन आप सेलेक्ट करेंगे। मुझे सिंपल वे में ये x की वैल्यू निकलाई दिख रही है, तो मैं क्यों ना इसी वैल्यू को डायरेक्ट इस इक्वेशन में रख दूं। तो मैंने पुट x बराबर 3y फ्रॉम केस सेकंड से मैंने सीधे ही इस इक्वेशन में रख दी। तो x की जगह पर मैंने 3y रख दिया जो कि दिया हुआ था केस सेकंड में, और 3y में से y गया तो 2y बचा, ये 2 है, 2y बचा 26 और y बराबर 13। y बराबर 13, अब ये वैल्यू मैंने सेकंड केस में रख दी, या आप यहां पर भी रख सकते हैं। तो मैंने सेकंड केस में रखी y बराबर 13, पुट y बराबर 13 इन इक्वेशन, y की जगह 13 तो x बराबर 39। तो फाइनली आपके पास आंसर आ चुका है। 2 नंबर्स आर 39 एंड 13। अगर y बड़ा होता तो 13 और 39 होता। ओके, क्लियर। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम। तो यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल। तो थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं 2 एंगलों के बारे में होता है, तो वहाँ पर उन दोनों एंगलों का सम, द सम ऑफ 2 एंगल इज 180, तो इसका मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। और कुछ 2 चीज़ें तरीके से मैं एग्जाम्पलों की बात कर लेता हूँ। हैंस बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, 2 एंगल आपस में सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। एग्जाम्पल दे देता हूँ, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 की जगह अगर 30 होता 50 होता कुछ भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60, तो 60 का सप्लीमेंट्री एंगल पता करना है, तो सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 में से उसको घटा दीजिए, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ पर 180 में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 120। तो ये आपका आ गया सप्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल आपका 60 है तो दूसरा एंगल सप्लीमेंट्री एंगल उसका 120 है। अगर यहाँ पर 120 होता तो उसके लिए सप्लीमेंट्री एंगल 60 होता है, इसलिए बोला जाता है बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। और यहाँ सिर्फ 2 एंगलों को ही सप्लीमेंट्री बोला जाता है, 2 से अधिक को सप्लीमेंट्री नहीं बोला जाता। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन में बोला गया है लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। तो यहाँ क्लियरली है एक बड़ा है एक छोटा है, और बड़ा वाला छोटे वाले से 18 बड़ा है, एक्सीड कर रहा है। तो सबसे अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, तो आपको सोचना होगा दूसरी क्या होगी। तो ये सप्लीमेंट्री वर्ड खुद में ही एक क्वेश्चन बन जाती है। कैसे? तो सबसे पहले हम कंसीडरेशन समझते हैं। लेट 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्स एंड वाई, और जहाँ हमें पहले ही समझना होगा या तो x बढ़ा लीजिए या y, मैंने इसमें x बढ़ा लिया है, x इज ग्रेटर देन y। उसके बाद वी नो दैट, यहाँ पहली केस बनाने के लिए एक तो उन्होंने दी है, एक हमें खुद बनानी होगी। तो हमें पता है वी नो दैट अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल, क्या पता है कि वहाँ पर सम होता है 180। तो सीधी सी बात है, जो दोनों एंगल माना है उनका सम 180 होगा। इसके बाद केस सेकंड में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो हमारे अनुसार था थोड़ा सा सप्लीमेंट्री के अनुसार, बाकी का ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार है। उन्होंने बोला है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 बड़ा है। अब ये 18 बड़ा है तो 18 जब छोटे में जोड़ोगे तभी ये दोनों बराबर होंगे।
आपके पास दो इक्वेशन तैयार है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। इसके बाद क्या करना है, आपको इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करनी है। मैंने नीचे वाली सेलेक्ट की, उसमें मुझे x की वैल्यू ऑलरेडी सेपरेटेड दिख रही थी, तो मैंने क्या किया, इस x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x बराबर y प्लस 18 मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये रख दिया y प्लस 18, y का y 180 का 180। और जैसे कि आप जानते हैं y और y 180 और ये 18 इधर क्या करेगा, उधर चला गया, तो 18 इसमें से माइनस करूंगा, 162 2 का डिवाइड तो 81। कहीं ना कहीं मुझे एक छोटा एंगल जो सेकंड एंगल है वो मिल चुका है। फर्स्ट एंगल फाइंड करने के लिए मैं इक्वेशन सेकंड का सहारा लूंगा। तो क्या हुआ, y बराबर 81 में इक्वेशन सेकंड में रखूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा। y बराबर 81 और 81 प्लस 18 दैट मीन्स 99। तो हैंस सप्लीमेंट्री एंगल आर 99, पहला 99, सेकंड 81, मतलब बड़ा 99 छोटा 81। यहाँ में एक्स वाई चेंज कर देता तो पहला 81 हो जाता। वो सब चीज़ें आप समझ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में बैट बॉल वाला क्वेश्चन है, आपने एक्सरसाइज फर्स्ट में किया था, 3.1 एग्जाम्पल में भी कराया था, तो वहाँ पर वही बैट और बॉल वाला था जो आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए थे। तो फटाफट से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है 7 बैट और 6 बॉलों की कीमत 3800 है। उसके बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदी जो कि 1750 की पड़ी। तो बताइए एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या होगी, ईच बैट और ईच बॉल। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 बैट माना है, आप ईच बैट और ईच बॉल भी मान सकते हैं। उसके बाद केस फर्स्ट 7 बैट खरीदे तो x उनके हर एक की प्राइस है तो 7x 6y और टोटल कीमत पड़ी इतनी। उसके बाद सेकंड इक्वेशन 3 बैट खरीदे 5 बॉल हैं तो टोटल कीमत पड़ी इतनी। 2 इक्वेशन आपके पास आ गई हैं। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। आपको इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना है। मैंने सेकंड इक्वेशन को सेलेक्ट किया, तो सेकंड इक्वेशन को सेलेक्ट करते हुए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये 5 सबसे पहले मैं उधर ले गया क्योंकि मुझे x को निकालना है। मोस्टली मैं प्रेफर x को ही करता हूँ, प्रेफर है x को ही करता हूँ। तो ये 5 और ये आ गया। इसके बाद ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूँगा, सेकंड में मत रखिएगा, मैं आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो आप फर्स्ट में रखेंगे तो ये वैल्यू x की जगह पर मैंने सेफली रख दी और बाकी का कंटेंट जैसा है वैसा ही रख दिया। उसके बाद मुझे यहाँ एलसीएम लेना होगा, साथ ही साथ मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यूज़ आई, एलसीएम लिया, ये 18 हो गया 6 का, बाकी का बस मल्टीप्लाई की वजह से चेंज हुआ है। उसके बाद मुझे पता है, इसके बाद मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया और इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस का बड़ा है, माइनस का 17 बचा 17 और ये वैल्यू मैं उधर ले गया तो ये माइनस की, और आप देख सकते हैं ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है तो माइनस का ही बचेगा। माइनस करके ये आ गया 17 का डिवाइड किया, माइनस से माइनस काटने के बाद 17 5 जा 50। तो कहीं ना कहीं आपको y की वैल्यू यानी कि बॉल की हर बॉल की कीमत मिल गई, ईच द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। इसके बाद अब बैट की बात होती है तो आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी। फिलहाल मैंने इस वाले में रखी है तो मैंने इसी के सामने सिंबल बना दिया है। तो पुट y बराबर 50 इन इक्वेशन। आप चाहो तो इक्वेशन थर्ड डाल के यहाँ पर थर्ड भी लिख सकते हो। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, आपको 1 लाइन में करना है तो नीचे से आप कर सकते हो। इसके बाद आप क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करनी है आपको। y की जगह पर 250 हो जाएगा, 1750 में से 250 घटाएंगे 1500 और 500 रुपये। और बिल्कुल लगता भी है कि हाँ 500 रुपये का करीब बैट और 50 की एक अच्छी बॉल आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज़ 500 रुपीज़ ऑन एन एवरेज और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज़ 50 रुपीज़। इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। इसका मतलब एक फिक्स चार्ज लगता है डिस्टेंस कवर करने में। किसी टैक्सी में जब आप बैठते हैं तो वो आपसे फिक्स्ड चार्ज ज़रूर लेता है कि आप टैक्सी में बैठे हैं तो इतना तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको पर किलोमीटर चार्ज देना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए चार्ज पेड 105 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर के लिए चार्ज पेड 155 किलोमीटर। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको फिक्स्ड चार्ज बताना है और चार्ज पर किलोमीटर बताना है। हाउ मच डज ए पर्सन टू पे फॉर ट्रेवलिंग
ए डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो बताइए 25 किलोमीटर के लिए आदमी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है इसमें फिक्स्ड चार्ज को कंसीडर करना, x पर किलोमीटर चार्ज हमने कंसीडर किया y। तो केस फर्स्ट के अनुसार 10 किलोमीटर चलने पर उसे 105 रुपये देने पड़ते हैं। तो देखो फिक्स चार्ज तो देना ही होगा और पर किलोमीटर चार्ज भी देना होगा, कि जैसे 1 किलोमीटर का जो भी चार्ज है तो 10 किलोमीटर का पर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट निकल आएगी। इसी प्रकार से 15 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज अप्लाई होगा और बाकी का पर किलोमीटर चार्ज लगेगा और 155 रुपये हो गए। इसके बाद आप देखिएगा इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी होगी, मैंने नीचे वाली की है। इसमें से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो होगा ये कि ये 15y पहले इधर लाऊंगा तो ये x की वैल्यू आपकी सेपरेट हो गई। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में अगेन पुट कर दूंगा, सेकंड में नहीं करूंगा। तो फर्स्ट में रखूंगा मैं x की जगह पर, तो आप देख सकते हैं x की जगह पर 155 माइनस 15y मैंने रख दिया है और 10y जैसे का तैसा और 105 का 105। अब आपको y की वैल्यू चाहिए तो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15 और प्लस के 10, माइनस के बड़े हैं इसलिए माइनस के 5y बचे। 155 प्लस का इधर है, इधर आके माइनस का, और ये दोनों माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचा, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 50y बराबर 10। y की वैल्यू आ चुकी है। अब पुट इन इक्वेशन थर्ड में अब आप रखेंगे इसको, तो x बराबर थर्ड इक्वेशन ये है 155 माइनस के 15 इंटू एक्स बराबर 10, y बराबर 10 रखेंगे यहाँ पर तो ये देखिए 15 इंटू 10 150 तो 5 रुपये। तो इसका मतलब फिक्स चार्ज की कॉस्ट आ गई 5 रुपये और पर किलोमीटर चार्ज आ गया 10। अब यहाँ पर पूछा है कि बताइए 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग का चार्ज किलोमीटर कितना लगेगा। तो देखिए फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा और 25 किलोमीटर पर किलोमीटर का 10 रुपये लग रहा है। तो चलिए मैं इक्वेशन बना के सॉल्व करता हूँ। तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा और आपका 25 किलोमीटर का चार्ज और एक्स्ट्रा में लगेगा। तो फिक्स चार्ज आपका ऑलरेडी आपको पता है 5 रुपये है और 25y यानी कि 25 इंटू 10, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 250 दैट मीन्स 255 रुपीज़ 25 किलोमीटर का चार्ज हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन हो चुका है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम 5/6 फाइंड द फ्रैक्शन। तो इन्होंने फ्रैक्शन पूछा है तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शन को ही समझाता हूँ। फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले आपको एक फ्रैक्शन कंसीडर करना होगा जहाँ पर ऊपर वाले को n और नीचे वाले को d मान लिया। केस फर्स्ट, अब इन्होंने केस फर्स्ट में बोला है कि अगर आप दो ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये फ्रैक्शन आपका 9/11 बन जाएगा। और केस सेकंड में बोला गया है कि अगर आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन आपका 5/6 बन जाता है। इस प्रकार से आपके पास दो इक्वेशन तैयार हैं, पर ये सिंपलीफाई नहीं है, सिंपल फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम थोड़ा इसे सिंपलीफाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11n 22 9d और 9 2 जा 80, वैसे ही 6n 18 5d और 15। इसके बाद आप देख पाएंगे कि ये 22 प्लस का मैं उधर ले गया क्योंकि मुझे यहाँ पर n निकालनी है, मैंने ये इक्वेशन सेलेक्ट की है। तो ये 22 इधर आ गया, यहाँ पर सिर्फ 11 रह गया। 18 और 22 सॉल्व होके -4 और ये 11 इधर जो मल्टीप्लाई में था ये मैंने डिवाइड भेज दिया। तो यहाँ से d के टर्म में n की वैल्यू निकल आई। तो ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दूंगा। तो n बराबर 90 - 4 मैंने पुट कर दिया इक्वेशन थर्ड में ऊपर वाली में। तो n की जगह पर मैंने ये वैल्यू रख दी, बाकी का सब कुछ सेम टू सेम। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ एलसीएम भी लेना पड़ेगा वरना ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जब मैं एलसीएम लूँगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम तो 11 ही आएगा और 6 का अंदर में मल्टीप्लाई करूँगा तो 54 और ये 24। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ही कांस्टेंट है तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे 174 और ये 11 का मल्टीप्लाई मैंने इधर भी कर दिया 1 मान के, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कह सकते हैं। इसके चलते आपका डिनोमिनेटर पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब आप क्या करना है, डी आपको एक तरफ करने हैं, कांस्टेंट आपको एक तरफ। तो 55 इधर आएगा तो माइनस का 55, 174 इधर आएगा तो
माइनस का 174, तो यहाँ बचेगा माइनस का 9 या माइनस का डी, माइनस से माइनस कट गया, डिनोमिनेटर बराबर 9 आ गया। डिनोमिनेटर 9 आ गया तो ये वैल्यू वापस से आप यहाँ पर रख देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो पुट डी बराबर 9 इन इक्वेशन थर्ड, तो 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11, तो 81 माइनस 4 77 अपॉन 11, और ये आपका न्यूमरेटर बराबर 7 आ गया। फ्रैक्शन बराबर आपको पता है n अपॉन डी होता है, तो n की वैल्यू आपने 7 निकाली और d की वैल्यू आपने 9 निकाली। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 5 ईयर हैंस, यानी कि 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो उसके बेटे से उसकी जो उम्र है वो 3 गुना रह जाएगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कंसीडर समझना होगा कि ये जो सन की एज की बात हम यहाँ कंसीडर जो करेंगे वो हम प्रेजेंट एज को करेंगे। तो जैकब प्रेजेंट एज हम x मान लेते हैं और उसके सन की प्रेजेंट एज हम y मान लेते हैं। तो पहला केस 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस का मतलब होता है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद। तो 5 साल बाद अगर आज उसकी x है और y है तो 5 साल बाद दोनों ही 5-5 साल के बड़े हो जाएंगे। तो अब जैकब उसका फादर है तो ऑब्वियसली जैकब बड़ा होगा, सन छोटा होगा, तो 3 गुना बड़ा तो फादर ही होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई जब आप सन में करेंगे तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे, वरना ये इक्वेशन बराबर कैसे होंगे जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 गुना बड़े फादर है पर 3 का मल्टीप्लाई सन में करने से वो दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे। केस सेकंड की बात करते हैं, तो 5 ईयर है वो 5 साल पहले, बिफोर 5 ईयर, 5 साल पहले, तो दोनों ही 5 साल छोटे होंगे। तो x में से भी 5 घटाना है और y से भी 5 घटाना है, और उसके बाद वो बोला है कि 7 टाइम्स हो जाएगा फादर अपने सन से। तो 7 टाइम्स सन में मल्टीप्लाई 7 का करेंगे जिससे कि वो दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएं। इसके बाद जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 7y 7 5 जा 35, और ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। तो माइनस का 35 प्लस 5 इक्वल टू ये हो गया माइनस का 30। आप देख सकते हैं ये वैल्यू आप इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे यहाँ पर, तो x की जगह पर आप बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशन रख दी आपने, ये x की जगह पर, बाकी का सब कुछ सेम, बस 3 का मैंने एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखिए 30 और ये 5 सॉल्व करूँगा तो माइनस का 25 बचेगा, और अब मैं y सेपरेट करता हूँ और कांस्टेंट एक तरफ करता हूँ, तो माइनस का 25 इधर आके प्लस का 25, फिर ये दोनों सॉल्व होके 4y और y बराबर 10। इस प्रकार से आपकी x बराबर 10 आ चुकी है। ये वैल्यू मैं इक्वेशन थर्ड में रखता हूँ इस वाली में, तो 7x, तो x की जगह पर मैंने 10 रख दिया, माइनस के 30, और 7 × 10 70 माइनस 30 दैट मीन्स 40। तो जैकब की उम्र 40 साल और उसके बेटे की उम्र 10 साल आ चुकी है। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई।